हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। इससे प्रीवियस जो हमने लेक्चर कवर किया था उसमें हमने चंद राजवंश के इतिहास को जाना था और साथ ही साथ चंद राजवंश के संस्थापक को भी कवर किया था, जिसके बारे में कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक, तो चंद राजवंश का जो संस्थापक रहा था वो सोमचंद रहा था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना। इसी के बाद हमने जाना कि जो चंद राजवंश का संस्थापक था सोमचंद, उसके बारे में जितने भी फैक्ट बन जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन सभी फैक्टों को हमने कवर किया था। आज का जो लेक्चर रहेगा, आज से जो हमारा लेक्चर आएंगे वो आएंगे चंद राजवंश के उन 62 शासकों के बारे में जिसने चंद राजवंश की या चंद राजवंश का शासन किया था। ठीक है, उन राजाओं के बारे में हम कवर करेंगे जो चंद राजवंश के रहे थे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो सोमचंद जो रहा था वो चंद राजवंश का संस्थापक रहा था। इसी सोमचंद के बाद जो चंद राजवंश का शासक आता है वो होता है आत्मचंद। ठीक है, तो अब जो शासक आता है उसका नाम होता है आत्मचंद। देखिए, जो ये आत्मचंद रहा था वो चंद राजवंश के संस्थापक सोमचंद का पुत्र रहा था। तो सोमचंद का जो पुत्र रहा था वो कौन रहा था? वो आत्मचंद रहा था, सोमचंद का पुत्र। ठीक है, तो सोमचंद का पुत्र रहा था आत्मचंद। इसी आत्मचंद ने जो शासन किया वो 1046 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक शासन किया था। तो 1046 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक जो शासन रहा था वो किसका रहा था? वो रहा था आत्मचंद का। ठीक है, इस आत्मचंद के बाद जो चंद राजवंश का शासक बनता है वो होता है आत्मचंद का पुत्र पूर्णचंद। जो आत्मचंद के बाद शासक रहा था वो रहा था पूर्णचंद। इसका जो शासनकाल माना जाता है वो 1066 ईस्वी से 1084 ईस्वी तक माना जाता है। तो 1066 ईस्वी से 1084 ईस्वी तक जो शासन रहा था वो आत्मचंद का रहा था। ठीक है, पूर्णचंद ने जो शासन करा था वो कब से कब तक करा था? वो 1066 से 1084 ईस्वी तक करा था। और 1066 ईस्वी तक जो शासन रहा था वो आत्मचंद का रहा था। तो यहाँ पर दो नाम सोमचंद के बाद देखने को मिले हैं चंद राजवंश की वंशावली में, जिसमें सबसे पहला नाम है आत्मचंद का और दूसरा नाम है पूर्णचंद का। तो ये दोनों शासक का आपसे इनका शासनकाल का टाइम पूछ सकता है और दूसरा ये पूछ सकता है कि जो सोमचंद था उसका पुत्र कौन रहा था, या फिर तीसरा क्वेश्चन यह बन सकता है कि आत्मचंद के पुत्र का क्या नाम था। तो आत्मचंद का जो पुत्र रहा था वो कौन रहा था? वो पूर्णचंद रहा था। तो ये दो शासकों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले शासक में। तो चंद राजवंश का जो अगला शासक रहा था वो रहा था इंद्रचंद। ठीक है, तो इंद्रचंद को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो इंद्रचंद इसके बाद शासक रहता है। देखिए, इंद्रचंद जो रहा था चंद राजवंश का पहला ऐसा शासक रहा था जिसने उत्तराखंड में रेशम का उत्पादन करा। तो उत्तराखंड में रेशम का उत्पादन करने वाला जो शासक रहा था वो कौन रहा था? रेशम का उत्पादन जिसने करा था वो रहा था इंद्रचंद। अब देखिए, जो इंद्रचंद था वो नेपाल मार्ग से नेपाल हुआ और नेपाल मार्ग से होता हुआ चीन पहुंचा। इन दोनों क्षेत्रों से, इन दोनों जो देश थे नेपाल और चीन, इन दोनों से ये रेशम के कीड़े लाया था और इसने क्या करा? उत्तराखंड में रेशम का उत्पादन शुरू करा था। तो जो नेपाल से और जो चीन से, ये कहाँ से लाया था रेशम के जो ये कीड़े लाया था वो नेपाल से और चीन से लाया था। ठीक है, रेशम के कीड़े। ठीक है, तो रेशम के जो ये कीड़े लाया था वो कहाँ से लाया था? नेपाल से लाया था। और कहाँ से लाया था? और नेपाल से और चीन से लाया था। ठीक, इसी के अलावा हमें एक और नाम यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ से इसने रेशम का उत्पादन शुरू किया, वो नाम था सोंगजोंगपोंग। ठीक है,
तो इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जो ये रेशम के कीड़े लाया था वो सोंगजोंग से लाया था, जो नेपाल या फिर चीन का एक क्षेत्र हुआ करता था। इसी के पश्चात इसने अपने राज्य में, जब ये शासनकाल कर रहा था, इसने अपने राज्य में एक प्रथा चलाई, एक व्यवस्था चलाई। उस प्रथा को पटरंग प्रथा कहा जाता था। ठीक, तो पटरंग प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? जो पटरंग प्रथा थी वो इस इंद्रचंद के द्वारा चलाई गई थी। ये जो पटरंग प्रथा रही थी, इस प्रथा में झूठ बोलने की प्रथा रही थी। जो ये पटरंग प्रथा थी वो कैसी प्रथा रही थी? वो झूठ बोलने की प्रथा रही थी। इसने क्या करा? इसने अपने राज्य में, इसने अपने साम्राज्य में झूठी खबरें फैलाने वाली प्रथा चलाई। इस झूठी खबरों की जो मान्यता थी वो यह थी कि इससे रंग जो हो जाता था वो पक्का हो जाता था। तो मान्यता यह थी कि झूठी खबरों से, ठीक है, झूठी खबरों से रंग क्या होता था? पक्का हो जाता था। ठीक है, तो जो पटरंग प्रथा थी वो एक ऐसी प्रथा थी जो झूठ बोलने वाली प्रथा रही थी। तो आप समझ गए होंगे कि जो पटरंग प्रथा चलाई गई थी वो इंद्रचंद के द्वारा चलाई गई थी। इसी इंद्रचंद के बाद 3 अन्य शासक होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। उन तीनों शासकों के मैं यहाँ पर नाम बताते हुए चलता हूँ। जो इसमें पहला शासक रहा था वो रहा था संसार चंद्र। पहला शासक जो रहा था वो रहा था संसार चंद्र। इसके बाद जो दूसरा शासक रहता है वो रहता है सुधा चंद, और तीसरा जो शासक रहा था उसका नाम था हरिचंद। तो ये 3 शासक इंद्रचंद के बाद चंद राजवंश के बनते हैं, चंद राजवंश के गद्दी पर बैठते हैं। इसी 3 शासकों के बाद एक अन्य शासक आता है जिसका नाम होता है वीणाचंद। ठीक है, वीणाचंद। देखिए हम इन सभी शासकों को, जो चंद शासक हैं उनके कुल 62 शासक हुए थे। ठीक है, इन सभी शासकों को हम कवर न करते हुए उन शासकों को कवर करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं या फिर हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उन सभी शासकों को हम यहाँ पर देख लेंगे और उनसे जितने भी फैक्ट बनेंगे मैं वो आपको यहाँ पर समझा दूंगा। तो अब हम जान लेते हैं वीणाचंद के बारे में। देखिए वीणाचंद जो रहा था, वीणाचंद के बारे में यह कहा गया इतिहासकारों के द्वारा कि इसने 1223 ईस्वी तक शासन किया। कब तक? 1223 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, अब देखिए वीणाचंद एक विलासी राजा होता है, जो चंद राजवंश का पहला ऐसा राजा था जो विलासी था। तो विलासी राजा यह रहा था, विलासी राजा रहा था। ठीक, इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए जो खस लोग थे, खस लोगों ने इनके साम्राज्य पर आक्रमण करा और इन चंद राजवंश के शासकों से, जो चंद राजवंश का शासक रहा था उस समय वीणाचंद, इस वीणाचंद से चंद राजवंश का शासनकाल छीन लिया। अब यहाँ पर क्या होता है? खस राज्य का या फिर खस शासक का शुभारंभ हो जाता है। देखिए यहाँ पर चंद राजवंश का अंत हो जाता है। वीणाचंद ने 1223 ईस्वी तक शासन करा। इसी 1223 ईस्वी तक शासन करने के पश्चात जो खस लोग होते हैं वो चंद राजवंश के राज्य पर आक्रमण करते हैं और चंद राजवंश से उनके साम्राज्य को छीन लेते हैं। ठीक, तो जिस समय यह शासन कर रहा था, इसका जो समकालीन जो खस राजा रहा था वो था बीजड़। खस राजा जो रहा था उसका नाम था बीजड़। तो बीजड़ ने क्या करा? वीणाचंद से चंद राजवंश का साम्राज्य छीन लिया और दोबारा खस राजवंश उदय हो चुका था। ठीक, अब जब खस राजवंश का उदय हो चुका था तो वीणाचंद ने, और वीणाचंद अपने भाई वीरचंद के साथ, देखिए वीणाचंद का जो भाई था, वीणाचंद का जो भाई था वो था वीरचंद। ठीक है, अब ये दोनों क्या करते हैं? इन चंद राजाओं के या फिर चंद शासकों के भय से नेपाल चले जाते हैं। ठीक है, जिसको हम अभी आगे आने वाले, अभी जो आगे हम जानेंगे इसे, कि नेपाल से जब ये वापस आते हैं तो दोबारा चंद राजवंश की स्थापना होती है। तो ये नेपाल चले जाते हैं। इसी वीणाचंद के समयकाल में 2 आक्रमण हमें देखने को मिले, जिसमें सबसे पहला आक्रमण था 1191 ईस्वी का आक्रमण। और 1191 ईस्वी का जो आक्रमण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? अशोक चल्ल के द्वारा करा गया था। ठीक है,
अशोक चंद्र के द्वारा एक आक्रमण हुआ था 1191 ईस्वी में। दूसरा जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1223 ईस्वी में, और ये जो आक्रमण हुआ था ये हुआ था क्राचल देव के द्वारा। ठीक है, तो दो आक्रमण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक मिलता है 1191 ईस्वी में और दूसरा आक्रमण जो हमें देखने को मिलता है वो मिल जाता है 1223 ईस्वी में। तो 1223 ईस्वी का जो आक्रमण हुआ था वो क्राचल देव ने करा था, और 1191 ईस्वी का जो आक्रमण हुआ था वो अशोक चंद्र के द्वारा करा गया था। देखिए यहाँ पर जो एक अभिलेख हमें मिला है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो 1223 का जो अभिलेख था, ठीक है, जो इस टाइम पीरियड का जो ये टाइम पीरियड बताता है हमें यह अभिलेख, ये अभिलेख जो हमें प्राप्त हुआ था, यह अभिलेख हमें चंपावत के बालेश्वर क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। तो चंपावत का जो बालेश्वर क्षेत्र है, चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है, या बालेश्वर क्षेत्र में कह लूं, बालेश्वर मंदिर है, इस बालेश्वर मंदिर से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ, और इस अभिलेख से हमें यह पता चला कि जिस समय 1223 ईस्वी में वीणाचंद शासन कर रहा था, उसी समय यहाँ 10 मांडलिक राजा हुआ करते थे। ठीक है, 10 मांडलिक राजा हुआ करते थे। तो जो 10 मांडलिक राजा थे उनके बारे में जो हमें बात पता चलती है, या जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, वो अभिलेख है चंपावत के बालेश्वर मंदिर से मिला अभिलेख। तो इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि 1223 ईस्वी में यहाँ या फिर इस टाइम पीरियड पर यहाँ 10 मांडलिक राजा राज किया करते थे। ठीक है, तो इतनी जो जानकारी थी ये सब थी वीणाचंद के बारे में। अब इसके बाद जो शासक आता है, जो वीणाचंद के बाद चंद राजवंश का शासक बनता है, वो होता है वीरचंद। ठीक है, तो वीरचंद जो था वो वीणाचंद का भाई रहा था, जो इन खस राजाओं के आक्रमण से नेपाल चले जाता है, और जब यह नेपाल से लौटता है तो दोबारा चंद राजवंश की यह स्थापना करता है। तो अब जानते हैं वीरचंद के बारे में। वीरचंद, ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको वीणाचंद जब कवर कराया तो वीणाचंद में मैंने आपको बताया कि जिस समय खस राजाओं का यहाँ आक्रमण होता है, चंद राजवंश के राज्य में जब खस राजाओं का आक्रमण हुआ था, तो उसी टाइम पीरियड पर वीणाचंद अपने भाई को लेकर नेपाल चले गया था। ठीक, और जिस समय खस राजाओं ने शासन करा उत्तराखंड के क्षेत्र में, उसी समय जो चंद लोग थे, अब इनकी राज्य में, इनकी सभा में कुछ चंद लोग भी रहे होंगे, चंद राजवंश के लोग भी रहे होंगे। वो चंद राजवंश के लोगों ने क्या करा, वे लोग भारत देश के पश्चिमी क्षेत्र पर रहने लगे। ठीक, इन्हीं पश्चिमी क्षेत्र से इकट्ठा करके, एकत्र करके इन लोगों को तैयार किया वीरचंद ने। वीरचंद क्या करता है, इन पश्चिमी क्षेत्रों में फैले हुए जो लोग थे उनको एकत्र करता है और अपनी शक्ति को मजबूत करता है। जिस समय खस लोग यहाँ शासन कर रहे थे, जिस समय खस लोगों ने चंद राजवंश से उनका राज्य छीना, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रजा पर अत्याचार होना शुरू हो जाते हैं। जो खस लोग थे वो अत्याचारी थे और प्रजा पर धीरे धीरे अत्याचार होने लग गया। इसी मौके का फायदा उठाकर वीरचंद ने क्या करा, अपनी शक्ति को मजबूत करा और दोबारा चंद लोगों से या फिर चंद लोगों की स्थापना करी। ठीक, खस लोगों को हराया और दोबारा चंद राजवंश की स्थापना करी। तो जिस समय इसने खस लोगों पर आक्रमण करा, उस समय खस राज्य का जो राजा हुआ करता था वो सोपाल हुआ करता था। ठीक है, सर्वप्रथम इसने क्या करा, सोपाल को पराजित करा। ये क्या करता है, सोपाल को पराजित करता है और दोबारा पुनः चंद राजवंश की शक्ति को मजबूत करता है और चंद राजवंश की दोबारा स्थापना कर देता है। तो वीरचंद के बारे में इतनी जानकारी महत्वपूर्ण थी। वीरचंद के बाद जो चंद राजवंश का शासक बनता है उसका नाम था त्रिलोकचंद। ठीक है, तो त्रिलोकचंद इसके बाद शासक बनता है चंद राजवंश का। ठीक, अब हम जानते हैं त्रिलोकचंद के बारे में। देखिए, त्रिलोकचंद जिस समय शासन कर रहा था उस समय जो समकालीन अन्य राजा रहा था वो रहा था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी इसके समकालीन रहा था, या त्रिलोकचंद जो रहा था वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन रहा था।
खिलजी के समकालीन रहा था। ठीक है, दूसरा जो त्रिलोकचंद के बारे में पॉइंट बनता है, जिस समय त्रिलोकचंद शासन कर रहा था उस समय इसने अपने साम्राज्य का या फिर चंद राजवंश के साम्राज्य का विस्तार करा और धीरे धीरे इसने नैनीताल के क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि नैनीताल के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला शासक कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा त्रिलोकचंद। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना देता हूँ कि नैनीताल क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाया। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे निकल कर आ जाते हैं। पहला आता है अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन जो रहा था वो त्रिलोकचंद रहा था, और दूसरा ये निकल के आता है कि नैनीताल क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला जो शासक था वो कौन था, वो रहा था त्रिलोकचंद। इसी त्रिलोकचंद के बाद जो शासक आता है उसका नाम होता है थोहरचंद। देखिए, थोहरचंद के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि थोहरचंद को इतिहासकारों ने संस्थापक भी माना है। ठीक है, तो थोहरचंद को जो हमारे 2 मत थे संस्थापक के उपलक्ष्य में चंद राजवंश के, उसमें एक जो नाम था वो था थोहरचंद का। तो थोहरचंद जो रहा था वो चंद राजवंश का संस्थापक रहा था, ऐसा इतिहासकारों ने माना है। लेकिन देखिए, थोहरचंद क्या था, थोहरचंद जो आया था वो 23वीं पीढ़ी में आया था, ऐसा भी इतिहासकारों द्वारा कहा गया है। ठीक, 23वीं पीढ़ी में जो आया था वो थोहरचंद आया था। लेकिन यहाँ पर कुछ इतिहासकार का यह भी कहना है कि थोहरचंद से पहले भी हमें चंद राजवंश के कुछ शासकों के नाम मिले हैं। आत्मचंद, पूर्णचंद, ये सब थोहरचंद से पहले के शासक रहे थे। तो यहाँ पर थोहरचंद को संस्थापक कहने के उपलक्ष्य में जितने भी मत हैं वो सब गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो संस्थापक जो रहा था वो कौन रहा था, वो रहा था सोमचंद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है थोहरचंद के बाद अभयचंद। अभयचंद, ठीक है। अब देखिए, जिस समय अभयचंद शासन कर रहा था उस समय एक विदेशी आक्रमण होता है जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जिस समय आक्रमण करा उस समय उत्तराखंड में जो शासन चल रहा था वो चंद राजवंश का शासन था, और चंद राजवंश का जो राजा राज किया करता था उसका नाम था अभयचंद। ठीक है, इसी समय मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण होता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो आक्रमण हुआ था वो अभयचंद के टाइम पीरियड पर हुआ था। इसी के साथ साथ अभयचंद एक ऐसा शासक रहा था जिसका हमें लिखित प्रमाण प्राप्त है, यानी कि चंद राजवंश का यह पहला शासक था जिसके लिखित प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। तो मैं यहां पर पॉइंट बना के लिखता हूं, चंद राजवंश का प्रथम शासक जिसके लिखित प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट अभयचंद के उससे बन जाते हैं। पहला पॉइंट था मोहम्मद बिन तुगलक का जो आक्रमण हुआ था वो अभयचंद के टाइम पीरियड पर हुआ था, और दूसरा जो बन जाता है वो चंद राजवंश का प्रथम शासक अभयचंद रहा था जिसके बारे में यहाँ पर लिखित प्रमाण हमें मिल जाते हैं। इस अभयचंद के बाद जो अगला शासक आता है वो होता है ज्ञानचंद। ठीक है, यहाँ पर 2 ज्ञानचंद चंद राजवंश में रहे थे, जिसमें यह रहेगा प्रथम ज्ञानचंद। तो मैं इसको लिख देता हूँ ज्ञानचंद फर्स्ट। ठीक है, ज्ञानचंद फर्स्ट का जो शासनकाल रहा था वो 1374 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक रहा था। तो 1374 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक जो शासन करा था वो ज्ञानचंद ने करा था। लगभग 47 वर्षों तक इसका शासनकाल रहा था, और यह चंद राजवंश का प्रथम ऐसा शासक था जिसने इतना लंबा शासन करा था। तो अगर क्वेश्चन बने आपका कि चंद राजवंश का वह शासक कौन सा था जिसने सर्वाधिक समय तक शासन करा, उसका आंसर हो जाएगा गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, या फिर ज्ञानचंद। अब देखिए, ज्ञानचंद के टाइम पीरियड पर जो
राजवंश या फिर दिल्ली सल्तनत थी वो तुगलक वंश के पास रही थी। इस समय जो तुगलक वंश का शासक रहा था वो फिरोज शाह तुगलक रहा था। यह क्या करता है, यह फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर जाता है। तो यह प्रथम शासक रहा था चंद राजवंश का जो तुगलक दरबार में गया था। ठीक है, तुगलक दरबार में जाने वाला प्रथम शासक, जाने वाला प्रथम शासक था। और इस समय जो तुगलक राजवंश का जो शासक रहा था वह था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में यह जाता है और एक शर्त को स्वीकार कराता है। शर्त जो रही थी वो यह रही थी कि जो उत्तराखंड के तराई और भाबर वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को कुमाऊं में मिलाने की मांग इसने फिरोज शाह तुगलक के सामने रखी थी। ठीक, इस शर्त को फिरोज शाह तुगलक ने मंजूर करा और उसी के बाद इसको फिरोज शाह तुगलक एक उपाधि देता है जिसे गरुड़ की उपाधि कहते हैं। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे एक उपाधि दी। किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि तुगलक दरबार में जाने वाला प्रथम चंद शासक कौन था तो वह था ज्ञानचंद। दूसरा अगर क्वेश्चन बने कि गरुड़ की उपाधि पाने वाला शासक कौन था तो वह उसका आंसर भी हो जाएगा ज्ञानचंद। और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में यह गया था। देखिए, जब ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया तो इसी को फिरोज शाह तुगलक द्वारा उपाधि दी गई गरुड़ की। इसी के पश्चात इसको इतिहासकारों ने गरुड़ ज्ञानचंद कहा, गरुड़ ज्ञानचंद कहा। तो जो गरुड़ ज्ञानचंद कहा जाता था वो ज्ञानचंद को कहा जाता था, इतना आप समझ गए होंगे। इसने अपना जो राज चिन्ह बनाया वो गरुड़ को ही बनाया था। ठीक, जो इसका राज चिन्ह रहा था वो गरुड़ रहा था। और इसका जो सेनापति रहा था वो रहा था नीलू कठायत। तो इसके सेनापति का नाम था नीलू कठायत। ठीक है, यह क्या रहता? यह इसका सेनापति रहा था। अब देखिए, इसी नीलू कठायत को यह एक उपाधि देता है। नीलू कठायत को यह कुमैया खिल्लत की उपाधि देता है, कुमैया खिल्लत की यह उपाधि देता है। ठीक, क्यों इसको यह उपाधि दी जाती है? क्योंकि इसने क्या करा था, 1375 में जो रोहेलों का आक्रमण हुआ उस आक्रमण का सामना इसने बहादुरी से करा, जिस कारण इसे एक उपाधि दी गई कुमैया खिल्लत की। 1375 में जो आक्रमण हुआ रोहेलों का, ठीक है, रोहेलों ने जब आक्रमण करा था तो इसके जो सेनापति रहा था नीलू कठायत, इसने उसका बहादुरी से सामना करा, जिस कारण इसे एक उपाधि दी जाती है। कौन सी उपाधि? कुमैया खिल्लत की। बाद में इसी ज्ञानचंद द्वारा इसको मृत्युदंड दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो जानकारी थी, ये जो फैक्ट थे हमारे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सब थे ज्ञानचंद के बारे में। इसके बाद जो अगला शासक आएगा हरिचंद और उद्यानचंद। तो यहाँ पर दो शासक और आएंगे जिसमें हरिचंद रहेगा और उद्यानचंद रहेगा। पहला जो शासक होगा वो होगा हरिचंद और दूसरा जो शासक होगा वो होगा उद्यानचंद। देखिए, जो हरिचंद रहा था वो गरुड़ ज्ञानचंद का पुत्र रहा था, गरुड़ ज्ञानचंद का पुत्र रहा था। गरुड़ ज्ञानचंद का पुत्र कौन रहा था? हरिचंद रहा था। और उद्यानचंद जो रहा था वो हरिचंद का पुत्र रहा था। तो इस हरिचंद का जो पुत्र होता है वो कौन होता है? उद्यानचंद होता है। यही उद्यानचंद एक मंदिर का निर्माण करता है जिसे चंपावत का बालेश्वर मंदिर कहते हैं। तो चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है उसका जो निर्माण करा गया वो किसके द्वारा करा गया? उद्यानचंद के द्वारा करा गया था। इसी बालेश्वर मंदिर से हमें क्राचल्य देव का अभिलेख भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम चंद राजवंश के अगले शासकों को कवर करेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।